नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस क्विक रिवीजन सीरीज में आज ये 28वां पार्ट है। लगातार 27 दिन से आपको हिस्ट्री के वीडियो मिल रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है इस समय, जिसमें हम लोग आज की इस वीडियो में भारत में शिक्षा के विकास के क्रम को देखेंगे कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार में कौन कौन से कदम उठाए गए। देखिए, अब तक 27 वीडियो आ चुके हैं और अगर अब तक आप लोगों ने पिछले 27 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जीएस रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वहां पर जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिए। निश्चित रूप से एक ऐसे वीडियो हैं जिससे ही आपको 80% क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगे, जो कि पर्याप्त होते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में शिक्षा के विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा से सीधा सा अर्थ है अंग्रेजी शिक्षा। ठीक है, भारत में सबसे पहले आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। जब सर्वप्रथम 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई। इसमें अरबी व फारसी भाषा का अध्ययन मुख्य रूप से कराया जाता है। ओके, इसके बाद 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसके बाद आते हैं चार्ल्स विल्किंस महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था, नोट डाउन कर लीजिए। तथा विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने ही गीत गोविंद का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे चलने पर लगभग 1791 ईस्वी के आसपास जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता तथा अंग्रेजी शिक्षा के अग्रिम रूपरेखा के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ओके, इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था शिक्षा की दृष्टि से। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के लिए कुछ धनराशियां दी। 1 लाख रुपए शिक्षा साहित्य के लिए पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट से दिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ और इसी लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत प्राच्य आंग्ल विवाद हुआ। देखिए, प्राच्य आंग्ल विवाद क्या है? प्राच्य विद्या का मतलब है हिंदी और आंग्ल विद्या का मतलब है अंग्रेजी, या इसको कभी कभी प्राच्य पाश्चात्य विवाद भी कहा जाता है। तो यानी हिंदी और अंग्रेजी, इसमें कुछ जो समर्थक थे वो हिंदी भाषा के रूप में शिक्षा देना चाहते थे और कुछ समर्थक थे वो अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षा देना चाहते थे। अगर हम बात करें तो प्राच्य विद्या यानी हिंदी के समर्थक तो वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड मिंटो, ये 2 ऐसे गवर्नर जनरल या अंग्रेज ऑफिसर थे जो हिंदी के समर्थक थे, हिंदी भाषा में शिक्षा देने के समर्थक थे। जबकि अंग्रेजी के जो समर्थक थे वो थे लॉर्ड मुनरो, लॉर्ड मैकाले और एल्फिंस्टन। तो ये दोनों आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। मैंने हालांकि मेंशन नहीं किया है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसी से संबंधित एक सिद्धांत आया, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको प्रतिपादित किया, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या था? इसमें लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया कि अगर आपको शिक्षा देनी है तो उच्च वर्गों को दीजिए। जो ऊपरी तबके के लोग हैं अगर उनको आप शिक्षा देंगे तो जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनसे शिक्षित होने पर शिक्षा अपने आप नीचे के वर्गों में रिस रिस कर पहुँचेगी। इसी को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहा गया। यानी इसका सीधा सा मतलब था कि उनका कहने का मतलब था कि शिक्षा सिर्फ ऊपरी तबके के लोगों को, जो प्रथम वरीयता के लोग हैं, उनको दी जाए, निचले वर्ग के लोगों तक वो अपने आप पहुंच जाएगी। हालांकि 1854 आते आते इस अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को वापस ले लिया गया।
और 1854 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा पत्र चार्ल्स वुड ने जारी किया, जिसको चार्ल्स वुड घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित था। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई और इसी चार्ल्स वुड घोषणा पत्र में ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र के पश्चात ही 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ने पर 1882 में एक बहुत ही प्रसिद्ध कमीशन आया, हंटर कमीशन। लॉर्ड रिपन ने इसका गठन W हंटर की अध्यक्षता में किया। ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद आगे चलने पर टॉमस रेले कमीशन आया 1902 में। ये लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था, टॉमस रेले कमीशन। ये विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया। इसी आयोग की सिफारिश पर ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ओके। इसके बाद 1917 में सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन की मुख्य रूप से नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या समाधान के लिए की गई थी। ओके। सैडलर विश्वविद्यालय के लिए जो समिति बनी थी, सैडलर कमीशन जो बनी थी, उसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये 2 भारतीय सैडलर कमीशन में थे। इसी आयोग ने सुझाव दिया तो आगे चलकर यूपी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ओके। इसके अलावा इसी आयोग की सिफारिश में 1916 में मैसूर और बनारस विश्वविद्यालय, 1917 में पटना, 1919 में उस्मानिया, 1920 में अलीगढ़ और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। इसके बाद 1929 में हार्टोग समिति आई। हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वर्धा योजना 1937-38 में आई। वर्धा योजना जाकिर हुसैन समिति की सिफारिश पर आधारित थी। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित योजना थी। इस योजना में मुख्य रूप से 7 से 14 आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, ऐसा इस योजना में कहा गया था। इसके बाद 1944 में सार्जेंट योजना आई। सार्जेंट योजना में भी निःशुल्क शिक्षा की ही बात की गई, लेकिन इसमें आयु सीमा घटाई गई। इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को ही निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। इसके पश्चात 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया। राधा कृष्णन आयोग ने कुछ सिफारिशें दी, जिसमें जो पहली और इम्पोर्टेंट सिफारिश थी वो उन्होंने कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। ठीक है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान में कुल 3 अनुसूचियाँ हैं। एक है केंद्र सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची होती है, अगर उसमें कोई विषय शामिल रहता है तो उसमें राज्य और केंद्र दोनों को बराबर अधिकार होता है संविधान बनाने का, उस विषय से संबंधित कानून बनाने का। तो इसीलिए शिक्षा को कानून समवर्ती सूची में शामिल करने की मांग की गई, ताकि राज्य और केंद्र दोनों इस पर बराबर के भागीदार हों, इस पर कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए। ओके। इसके अलावा राधाकृष्णन आयोग की ही सिफारिश के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई थी। ओके। तो ये राधाकृष्णन आयोग की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी और ये भारत में शिक्षा के विकास का क्रम था, जो कि लगभग 1780 से 1948 तक चला था। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी हम लोगों ने जाना। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा UP PCS, ROARO, UP SSSC, UP TET, जिस भी एग्ज़ाम की आपका तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, सब के लिए हमारे चैनल पर सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है,
उस पर मैसेज करके एक बार सैंपल ज़रूर देख लें। जल्द से जल्द नोट्स लेकर अगर एक बार भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपका कोई एग्ज़ाम दूर नहीं रहेगा, जल्द से जल्द क्वालिफाई होगा और जल्द से जल्द आपको सफलता मिलेगी, ये तय है। नमस्कार।